हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? मैं नीरज कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, जिसका नाम है नीरज यस एकेडमी। तो हम एक शुरुआत करें एक सीरीज की। तो इसमें क्या है ना, ये एनसीईआरटी करें सोशल साइंस की 6 to 10th के लिए। हम एसएसटी के लिए पढ़ेंगे। हम साथ साथ ज्योग्राफी भी कवर करेंगे। और ये हम जो है न्यू एनसीईआरटी आई है उसको कवर करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या है ना, हम स्टार्टिंग से ही बिल्कुल करेंगे। तो इसमें हम हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं आज, क्योंकि हिस्ट्री जो है ना आपका 6th की एसएसटी की एनसीईआरटी में चैप्टर 4 है। और वैसे हिस्ट्री का चैप्टर 1 है, क्योंकि फर्स्ट 3 चैप्टर आपके ज्योग्राफी के हैं। तो आज हम हिस्ट्री की स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत। यानी इसके आधार पर क्या है ना, हम इन स्रोत और समय रेखा के आधार पर हम इतिहास को देखेंगे। यानी किन की स्रोतों के आधार पर हम इतिहास को देखते हैं, ठीक है ना। क्या क्या स्रोत हैं जो इतिहास को बताते हैं, और कौन सी समय रेखा इतिहास की ओर प्रदर्शित करती है। तो सबसे पहले क्या है ना, कि जो इतिहास है, इतिहास हमें अपने अतीत और पृथ्वी व मानव समाज के विकास को समझने में मदद करता है। इतिहास क्या है ना, हमें अपने अतीत, हमें अपने जो है अतीत पुराने समय के बारे में जानने में मदद करता है। और पृथ्वी और मानव समाज के इतिहास को जानने में, मानव समाज को विकास के समझने में मदद करता है, कि मानव का विकास भी पुराने समय में कैसे होता था और अब किस आधार पर हो रहा है ना। और हम इसमें क्या अध्ययन करते हैं कि पहले लोग कैसे रहते थे, कि पहले लोग कैसे रहते थे। पहले लोग आज की तरह आलीशान जीवन नहीं व्यतीत करते थे। पहले लोग जंगलों में पेड़ों के नीचे सोते थे। उनके पास अपने घर भी नहीं होते, घर भी बाद में बनने लगे हैं। और क्या खाते थे, आज की तरह खाना नहीं था। पहले लोग जो है ना पेड़ों से जो कंदमूल फल ये हैं, ये उनसे पेड़ों से या प्राकृतिक जो भोजन है वो करते थे। आज की तरह का भोजन नहीं, जो हम पिज्जा बर्गर ये खाते, इस तरह का नहीं। पेड़ों से भोजन प्राप्त करते थे और समुदाय बनाते थे। समुदाय हम आज भी बनाते हैं, आज भी हमारे संगठन हैं। तो पहले भी पुरातत्वीय लोग भी ऐसे ही अपने संगठन बनाते थे। ये जो है ना, ये एक इमेज है आपकी एनसीईआरटी में, जो कि ये अर्थ पहले पृथ्वी आई, फिर क्या है ना कुछ गैस आई, कुछ जैसे पृथ्वी पे यानी कि गैसों का पता चला, फिर कुछ जानवरों ने जन्म लिया, मछलियाँ आई, यानी ये डायनासोर आई। यानी समय के आधार पर बांटा हुआ है कि कौन सी वस्तु किस समय में आई, ठीक है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो है ना, ये मिलियन ईयर्स अगो, ये मिलियन ईयर अगो, ये ईयर्स अगो, ठीक है ना। मिलियन ईयर अगो, मिलियन ईयर्स अगो और ईयर्स अगो, इसके आधार पर हम बांटते हैं। हम एनसीईआरटी में जो आप बुक पढ़ोगे उसमें दे रखा है। तो अब आता है वो स्टडीज द पास्ट, यानी इतिहास का अध्ययन कौन करता है। इतिहास का अध्ययन कौन करते, देखो, भूवैज्ञानिक जियोलॉजिस्ट। तो जियोलॉजिस्ट होते हैं ना, वे क्या है ना, भौतिक विशेषता, जो भौतिक विशेषताएं होती है ना, हमारे जो जमीन के अंदर मिट्टी होती है, चट्टानें होती हैं, पहाड़ होते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। जो मिट्टी, चट्टान और पहाड़ों का अध्ययन करते हैं, हम उन्हें भूवैज्ञानिक यानी जियोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट आता है जीवाश्म विज्ञानी, यानी पैलेओन्टोलॉजिस्ट। जीवाश्म जैसे प्राचीन पौधों, जानवरों, मनुष्यों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं। जो प्राचीन पौधों का अध्ययन करते हैं और जानवरों का अध्ययन करते हैं, मनुष्यों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं। यानी जो प्राचीन पौधे, जो पौधे या होते हैं, पुराने पौधे, और जो जानवर और मनुष्य के जो शरीर है, यानी पौधे और जानवर जो जमीन में दब जाते हैं, वे जीवाश्म का रूप धारण कर लेते हैं। उनका अध्ययन करने वाले को हम जीवाश्म विज्ञानी कहते हैं। और उसके बाद आता है मानव विज्ञानी, जो पुराने समय से लेकर वर्तमान समय तक की समाज व संस्कृति का अध्ययन करते हैं। जो पुराने समय से यानी हिस्ट्री के समय से, पुराने इतिहास से लेकर वर्तमान समय, यानी पुराने समय में क्या था, किस तरह के जीवन जीते थे, किस तरह का खाना खाते थे, किस तरह के हम कपड़े पहनते थे, किस तरह का शासन प्रशासन चलता था, और आज की संस्कृति का अध्ययन करते हैं। पुराने समय से लेकर आज तक का अध्ययन करते हैं, उसको हम मानव विज्ञानी यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। फिर आता है पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट। इसमें क्या है ना, पुराने अवशेष जैसे औजार, बर्तन, इमारतें, इनकी खुदाई करके अतीत के बारे में जानते हैं। यानी कि हम, आपको पता है कि यानी जो भी एक खुदाई के बारे में पता चलता है, यानी एक, जैसे आपने सुना होगा कि
सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही पुरानी सभ्यता है, आपको पता है। उसका हमें जब रेलवे लाइन खुदाई चल रही थी, तो जब एक सभ्यता निकली, कुछ उपकरण निकले, तब हमें पता चला कि यहाँ एक सभ्यता दबी हुई है। तो पुरातत्वविद क्या है ना, औजारों के आधार पर, और जब बर्तन होते हैं, इमारतों की खुदाई में जब ये चीजें मिलती हैं, उनके आधार पर ये बताते हैं। जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हो ना, ये जियोलॉजिस्ट है, जैसे कि भौतिक मिट्टी, चट्टानों और पहाड़ों का इनका अध्ययन करते हैं जियोलॉजिस्ट। और ये हो गया जीवाश्म विज्ञानी, जो कि जीवाश्म प्राचीन पौधों का, जानवरों का और मनुष्यों के अवशेषों का अध्ययन करने वाले को हम जीवाश्म विज्ञानी कहते हैं। और ये हो गया मानव विज्ञानी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो कि है ना पुराने समय से लेकर, ये जो आप देख रहे हैं ना, पुराने समय से लेकर, यानी पुराने समय की सभ्यता और उनके बारे में जानना और वर्तमान समय तक का अध्ययन करने को हम मानव विज्ञानी कहते हैं। और हो गया पुरातत्विक, आर्कियोलॉजिस्ट, जिसमें ना हम पुराने औजारों का, बर्तनों का, इमारतों का, इन सब का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, आइयो आपको 7-7 पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। तो अब आता है व्हाट इज टाइमलाइन, समय रेखा क्या है। समय रेखा बहुत ही महत्वपूर्ण है इतिहास को दर्शाने के लिए, क्योंकि हम समय रेखा के आधार पर इतिहास को समझते हैं। क्योंकि कल की तारीख जो है, कल की तारीख गुजर गई, वो भी इतिहास बन जाती है। इसलिए इतिहास को समझने के लिए समय रेखा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसमें क्या है ना, ऐतिहासिक घटनाओं के कालक्रम, जिस क्रम में वे घटनाएं घटी हैं, में अवस्थित करने का एक तरीका, यानी जिस कालक्रम में कोई घटना घटी है, उसको हम व्यवस्थित करने का तरीका टाइमलाइन कहते हैं। यानी कि कल कोई घटना घटी, यानी वो कल की समय रेखा में लिखी गई। यानी 2019 में 2019 से 21 तक कोविड चला, तो वो एक इतिहास की समय रेखा बन गई। जैसे कि ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम, जिस क्रम में वे घटी हैं, में अवस्थित करने का एक तरीका है। यह देखने में मदद करती है कि पहले क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ। यानी ये हमें ना पहले ये देखने में मदद करती है कि प्राचीन समय में क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ। यानी कल के और आज में बहुत अंतर हो गया, क्योंकि कल आपने पता नहीं क्या खाया होगा, पर आज क्या खाया होगा, तो उसमें खाने में भी अंतर आ जाता। तो इतिहास की समय रेखा में तो बहुत लंबा अंतर आ जाता, क्योंकि इतिहास की समय रेखा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसमें भी एक पिक्चर है, जैसे कि आप दिखाया हुआ है ना, कि जो पहले था, पहले आइस एज थी। आइस एज यानी पहले जो है बर्फ से ढके हुए रहते थे पूरा जो प्रदेश है। उसके बाद जो है 12,000 साल, 10,000 उसके पहले थोड़ी गर्मी आई, फिर उसके बाद जो है पशु पक्षी जानवरों ने जो धरती पर आए, फिर उसके बाद जो है ये समय रेखा चली। फिर उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जीसस का बर्थ है, अशोका है। इस तरह के आधार पर हम इतिहास को देख रहे हैं। सबसे पहले इतिहास जो है बिल्कुल आइस एज था, बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ था। अब है मेजरिंग हिस्टोरिकल टाइम, यानी जो इतिहास का जो ऐतिहासिक समय है, हम उसको मेजर कैसे करते हैं, मेजर करते हैं। तो है ना, हम इतिहास के समय को यानी दशकों में, यानी आप देख सकते हैं ना, दशकों में, यानी 10 ईयर के जो समय का संगठन, यानी 10 सालों का एक गठन होता है, उसको हम डिकेड यानी दशक कहते हैं। और 100 सालों के गठन को हम 100 सालों के गठन को हम शताब्दी यानी हम सेंचुरी कहते हैं। आपने क्रिकेट में सुना होगा कि इस क्रिकेटर ने यानी विराट कोहली ने, धोनी ने सेंचुरी पार कर ली, यानी 100 रन अपने पूरे कर लिए। ठीक है ना, तो इसी आधार पर 10 वर्षों के गठन को हम दशक या डिकेड कहते हैं। शताब्दी 100 वर्षों के गठन को कहते हैं सेंचुरी कहते हैं। और जो 1000 वर्षों का जो गठन होता है सहस्त्राब्दी यानी मिलीनिया जो होता है 1000 सालों का गठन होता है। और अब आते हैं अगला पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग BCE एंड CE। BCE होता है कि BCE का मतलब होता है कॉमन एरा। ठीक है ना, BCE बिफोर कॉमन एरा, और CE का मतलब होता है कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा के आधार पर हम समझ सकते हैं कि जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ईसा मसीह के जन्म से पहले जो समय था, इसको हम शून्य से उल्टी गिनती करते हैं। ईसा मसीह के जन्म का जो पहला समय था, इसको हम बिफोर कॉमन एरा कहते हैं। जिस समय से ईसा मसीह का जन्म हुआ, उसके बाद हम कॉमन एरा कहते हैं, यानी वर्ष के आगे से गिनती करते हैं। ईसा मसीह के जन्म के पहले के हम शून्य 0 से उल्टी गिनती करते हैं, और
उसको हम BCE कहते हैं, और CE जो ईसा मसीह के जन्म के बाद हुआ उसको हम कॉमन एरा कहते हैं। यह वर्ष के यानी जन्म के अगले वर्ष, यह वर्ष के आगे तक गिनती करता है। तो अगला जो है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में सबसे पहले हम देखते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या है ना, लोगों, पौधों और जानवरों, यानी लोगों, पौधों, जानवरों द्वारा छोड़े गए भौतिक अवशेष। उदाहरण यानी जो लोग हैं, जैसे कि हमें नहीं पता कि आज जैसे भूकंप आ जाए, आज कोई ऐसी विनाश यानी पृथ्वी पे एक प्राकृतिक विनाशकारी वो आ जाए कि पता ही ना चले कि क्या हो गया। तो उसके बाद कोई सभ्यता यानी नए लोग जन्म ले तो उनके लिए हम एक सभ्यता कहलाएंगे, ठीक है ना। जो लोग हो गए, पौधे हो गए, जानवरों द्वारा छोड़े गए भौतिक अवशेष, यानी हमारे द्वारा कुछ अवशेष होंगे ना, कहीं लोहे का कुछ पड़ा होगा, टेबल होगी, यानी कुछ तार उनको दिखेंगे, लैपटॉप जो मोबाइल है, कुछ उपकरण दिखेंगे, कहेंगे कि जो आगे आने वाली पीढ़ी होगी वे हमारे बारे में क्या विचार रखेंगे। जो पुरानी पीढ़ी थी वे टेक्नोलॉजी से ज़्यादा जुड़ाव करती थी, फ़ोन का इस्तेमाल है, लोहे, टेबल वगैरह, LED सब कुछ, उनके बारे में हमारे बारे में विचार रखें, क्योंकि वे पूरे टेक्नोलॉजिकल जो थे, वे टेक्नोलॉजिकल आदमी थे, जो पुरानी सभ्यता है। तो इनके है ना, जो लोगों, पौधों, जानवरों द्वारा क्या भौतिक अवशेष छोड़े जाएंगे। औजार जो है ना, आप एक फ़ोन को भी औजार समझ सकते हो, और जो हथियार जैसे हम बंदूक का आजकल इस्तेमाल करते हैं, और रोबोट भी, यानी रोबोट का भी हम बोलते हैं, यानी लड़ाइयों में, यानी रोबोटिक, आपको ड्रोन सुना होगा, तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है अपने आप में। तो हम बर्तन हो गए, खिलौने हो गए, आभूषण और घरों के अवशेष, यानी औजार, हथियार, बर्तन, खिलौने, आभूषण, इनके आधार पर हम आर्कियोलॉजिकल इनका पता लगाते हैं। लोगों द्वारा, पौधों द्वारा और जानवरों द्वारा जो अवशेष छोड़े जाते हैं, जैसे औजार हो गए, हथियार हो गए, बर्तन हो गए, खिलौने हो गए और आभूषण हो गए, और घरों के अवशेष हो गए, किस तरह के घरों की संरचना थी, तो इस आधार पर हम पता लगाते हैं। तो नेक्स्ट आता है इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन। इंस्क्रिप्शन ऑन पॉइंट यानी अभिलेख। इंस्क्रिप्शन होता है अभिलेख। चट्टानों, धातु और तराशते मंदिर की दीवार जैसी कठोर सतह खुदाई हुई लिखावट होती है। जो चट्टान क्या होती है ना, बहुत ही यानी कठोर सतहों पर, यानी चट्टानों पर, धातु पर और मंदिर या दीवारों पर, यानी दीवारों पर, गुफाओं में आपने जो खुदी हुई लिखावट होती है उसको हम अभिलेख, इंस्क्रिप्शन कहते हैं। सिक्के हम कॉइन को कहते हैं, यानी जो आपको पता होगा सिक्कों का इस्तेमाल, सिक्कों के आधार पर हम प्राचीन काल में शासकों, अर्थव्यवस्था, व्यापार संबंधों के बारे में बताते हैं। यानी प्राचीन काल में जो है ना, हम इनके बारे में जानते हैं, यानी कि प्राचीन काल में हम ये देखते हैं कि भाई हम सिक्कों का पता कैसे लगाते थे। हम सिक्कों का पता इस आधार पर लगाते थे, यानी कि उस राजाओं के वहाँ सिक्कों में फ़ोटो छपी होगी, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि भाई उस आधार पर उस राजा की फ़ोटो छपी होगी, यानी आप देखते हैं ये किस तरह की लिखावट है, उस आधार पर हम कहते हैं भाई इस राजा के समय के सिक्के हैं। और ये हैं अभिलेख आप समझ सकते हैं ना कि ये दीवारों पर, यानी कठोर सतहों पर, दीवारों पर, गुफाओं पर, चट्टानों पर जो लिखा जाए, इतिहास के बारे में पता जाए, उसे हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। अब आते हैं लिटरेरी सोर्सेज, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड बुक, यानी पांडुलिपियाँ और किताबें। यानी इसमें हम देखते हैं ताड़ के पत्रों, भुज्र, पेड़ों की छाल या कागज पर लिखे गए लिखित रिकॉर्ड। जो कागज पर लिखे गए लिखित रिकॉर्ड होते हैं जैसे पांडुलिपियाँ, इनमें हम कहानियाँ, धार्मिक ग्रंथ और राजाओं का विवरण करते हैं। यानी पांडुलिपियाँ हो गई, किताब हो गई, इनमें हम कहना कहानियाँ, जो हमारी पुरानी धार्मिक कहानियाँ हो गई, और धार्मिक ग्रंथ हो गए, और राजाओं का विवरण हो गया, इनके आधार पर जो है ना पांडुलिपियों में हम इनका वर्णन करते हैं। मोनूमेंट्स एंड बिल्डिंग में कहना हम पुरानी इमारतों, मंदिर, किले, महल, स्मारक, इन्हें बताने वाले लोगों की वास्तुकला, तकनीक की जीवन शैली को दर्शाते हैं। यानी मोनूमेंट्स और बिल्डिंग में कहना पुरानी इमारतों के आधार पर भी हम इतिहास का पता लगाते हैं। इतिहास के स्रोतों में यानी बिल्डिंग मिलती है, पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग नीचे दबी हुई मिल जाती है।
तो इसमें क्या है ना, पुराने महल होते हैं, स्मारक होते हैं, और लोगों द्वारा क्या सी वस्तुकला बताई गई है। यानी आप राजस्थान की तरफ जाएंगे, जयसिंह के किले हैं, कई किले, बहुत सारे किले हैं वहाँ पे, तो आप देखोगे तो वहाँ की वास्तुकला और तकनीकी शैली, जो आज की तकनीकी शैली के आधार पर जो है ये मोनूमेंट्स और बिल्डिंग जो है इतिहास के स्रोतों को दर्शाते हैं। अब आता है ओरल ट्रेडिशन। ओरल ट्रेडिशन में हम क्या कहते हैं कि ओरल ट्रेडिशन में जो पुरानी कहानियाँ हो गई, गीत हो गई, कविताएं हो गई, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप में पहुंचाई जाती हैं, मौखिक रूप में पहुंचाई जाती है, यानी जो स्थानीय इतिहास और संस्कृति मूल्य को सुरक्षित रखने में मदद करती है। इसमें क्या हो गया कि जो पुरानी कहानियाँ, गीत और कविताएं, यानी जो पुराने समय की कहानियाँ, यानी जो पुराने समय की सब कुछ जो है लिखित स्रोत नहीं मिलते हैं, सब कुछ ये नहीं कि जो मैन्युस्क्रिप्ट, कविताएं बुकों में लिखा जाए और जो कि पांडुलिपियों में लिखा जाए, भित्ति चित्र अभिलेखों में लिखा जाए, वही इतिहास कहलाए। कहानियों के आधार पर, जो कहानियों में लिखा जाए, जो पुराने गीत के आधार पर हमें बताए, कविताओं के आधार पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मौखिक रूप में पहुंचाई जाती है। यानी कि आज के समय में हम देखते हैं ना कि पुरानी, हम सुनते पुरानी नानी की कहानियाँ, दादी की कहानियाँ, दादी के टाइम की कहानियाँ, तो वो भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाई जा रही हैं। इस पे भी हम ओरल ट्रेडिशंस के नाम से कह सकते हैं। तो इसमें ना इतिहास तथा सांस्कृतिक मूल्य और सुरक्षित रखने में मदद करती है। पुरानी कहानियाँ भी हमें इतिहास एवं संस्कृति के मूल्य को सुरक्षित रखने में मदद करती हैं। इसमें जो हम मेन समझ सकते हैं कि आप अपने बच्चों को, यानी आपके बच्चों के बच्चे होंगे, अपने पुत्रों को, यानी आप उनके दादा कहलाओगे, दादी कहलाओगे, उनको आप जो है कहानी सुनाओगे, वो आप क्या है ना इतिहास और संस्कृति को, मूल्य को सुरक्षित रखोगे, वे आपके बारे में आगे बताएंगे अपने बच्चे को। यानी एक तरह से ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो कहानियाँ, जो इस स्रोत बताए जाते हैं उसको कहते हैं। इसके जैसे हम कहानियाँ आपने नॉर्मल सुनी होंगी। तो हाउ हिस्टोरियंस यूज सोर्सेज, ये जो इतिहासकार होते हैं वे सोर्सेज का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इतिहासकार जो है ना जासूसों की तरह काम करते हैं। वे अतीत की एक सटीक कहानी बनाने के लिए पुरातत्व और साहित्य स्रोतों की आपस में जांच करते हैं। यानी कोई भी जो इतिहासकार होता है ना, वो ये नहीं कि डायरेक्ट सीधा ही जो उसको सुराग मिला वो सीधा बुक में छाप दे या आपके सामने प्रदर्शित कर दे, ऐसा नहीं होता है। जो भी इतिहासकार होता है वो उसको पहले अच्छी तरह जासूसी करते हैं। यानी जासूसी का मतलब, एक जासूस क्या होता है, जैसे सीआईडी हो गई, आप सभी लोग टीवी में भी देखते होंगे, सीआईडी हो गई, और एनआईए हो गई, सीबीआई हो गई, आईबी हो गई, है ना। तो इन तरह को है ना जासूस करना है कि एक चीज को पक्का सटीक बताना है कि ये चीज सटीक है या नहीं, कहीं ये ना हो कि ये चीज आए कि बाद में हमारी भी इंक्वायरी खुली, ये ना हो। यानी जासूस का काम क्या होता है ना, बिल्कुल स्रोतों की आपस में अच्छी तरह से जांच करना, कहानियां बनाने के पुरातत्व और साहित्य स्रोतों की जांच करते हैं। तो इस तरह के आधार पर हम इसको मान सकते हैं, ठीक है ना। अतीत के इनका किस तरह, यानी जासूस का काम करते थे, पूरी तरह अच्छी छानबीन करके ही जो है हम इनको प्रदर्शित करते थे। देखो जैसे जियोलॉजिस्ट है, ये हो गया, पैलियोलॉजिस्ट हो गया, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो गया, आर्कोलॉजिस्ट हो गया, ये पूरी तरह छानबीन करके, ठीक है ना, बिल्कुल जैसे कि नीचे दबे हुए जो है बिल्डिंग औजार वगैरह, इनके आधार पर ये संस्कृति आदान प्रदान पुराने समय से आज तक का, यानी कि एक तरह से पूरी तरह जांच पड़ताल कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि आप जैसे आर्कियोलॉजिस्ट बनोगे तो आपको इसी तरह पूरा कोर्स करना पड़ेगा, ये नहीं कि आपको सीधा बना देंगे। तो आपको इसकी तरह पूरी, यानी कि पूरी इंक्वायरी करनी पड़ेगी जब आप इनको स्रोतों के इतिहास में छापोगे। तो ये चैप्टर जो हमारा कंप्लीट हो गया। चैप्टर के जो मेन पॉइंट है वे हमने कंप्लीट कर दिए हैं। तो एक बार चैप्टर की जो समरी है हम उसके बारे में समझ लेते हैं। इतिहास का अध्ययन विभिन्न वैज्ञानिक शाखाओं यानी पुरातत्व, मानव विज्ञान आदि द्वारा किया जाता है। यानी कि ये हो गया, हमने इस पूरे चैप्टर में क्या समझा कि जो इतिहास का अध्ययन होता है ना, वो विभिन्न वैज्ञानिक शाखाओं, जैसे आपने पढ़ा होगा, पीछे पढ़ा जियोलॉजिस्ट हो गया, आर्कियोलॉजिस्ट हो गया, मानव विज्ञान हो गया, जीवाश्म वैज्ञानिक हो गए, ये इसी आधार पर जो है, इन्हीं आधार पर हम इतिहास का पता लगाते हैं। हम शाखाओं का पुरातत्व, इन्हीं आधार पर इतिहास का पता लगाते हैं। और समय रेखा घटनाओं को क्रमबद्ध करती है। जो समय रेखा हो गई,
जो समय रेखा हुई वो घटनाओं को क्रमबद्ध करती है। किसी भी इतिहास को हम समय रेखा बनाते हैं, यानी कि जो घटना उस समय में घटी है उसको हम समय रेखा कहते हैं। स्रोत यानी जो हो गए अवशेष, अभिलेख, ग्रंथ इतिहास का आधार स्तंभ है। जो भी स्रोत है, यानी जो भी स्रोत आपने पढ़े ना, ये जो अवशेष हो गए, अभिलेख हो गए, ग्रंथ हो गए, इतिहास के आधार स्तंभ, इनके आधार पर हम इतिहास की जो अध्ययन नहीं कर सकते। स्रोतों के आधार पर जो अवशेष हो गए, यानी हम किस आधार पर मानेंगे पुराने राजा ये थे, ये इस्तेमाल करते थे, पुराने घर इस तरह के थे, इस तरह के औजार थे, इस तरह कृषि की जाती थी। तो हम क्या है ना, अवशेषों के आधार पर, अभिलेखों के आधार पर, ग्रंथों के आधार पर इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो स्रोत जो है इतिहास का आधार स्तंभ, इनके बिना इतिहास अधूरा है। तो थैंक यू, आपने चैप्टर पढ़ा। ये चैप्टर जो हमारा यहीं पे पूरा होता है दोस्तों। तो आप क्या है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को लाइक कर दो। नीरज जीएस अकेडमी इसी तरह डेली एक वीडियो आपको देगी, और हम साथ साथ ज्योग्राफी भी करेंगे, ज्योग्राफी की और हिस्ट्री हम साथ साथ चलाएंगे। थैंक यू।